इसकी शुरुआत होती है साल 2016 से। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली और अपने आखिरी खत में उन्होंने जातिगत भेदभाव का जिक्र किया था। फिर 2019 में मुंबई में डॉक्टर पायल तड़वी, जो एक आदिवासी समुदाय से थी, उन्होंने भी कथित तौर पर सीनियर्स की कास्ट बेस्ड हरासमेंट से तंग आकर अपनी जान दे दी। इन दोनों ही घटनाओं ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसके बाद रोहित और पायल की मां ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आखिरकार 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को ये निर्देश दिया कि वो कैंपस में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए सख्त से सख्त नियम बनाए। रोहित वेमुला ने अपने सुसाइड नोट में एक लाइन लिखी थी जो आज भी लोगों को झकझोर देती है। माई बर्थ इज माई फेटल एक्सीडेंट, मतलब मेरा जन्म ही मेरी जानलेवा दुर्घटना है। सोचिए, सिर्फ ये एक लाइन उस गहरे दर्द को दिखाती है जिसे खत्म करने के लिए ये नए नियम बनाए गए हैं। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर इन नए नियमों में ऐसा है क्या जिस पर इतना हंगामा हो रहा है? आइए इनको जरा बारीकी से समझते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव है वो है जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा में। इन 2026 के नियमों के तहत पहली बार एससी और एसटी के साथ साथ ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस समुदाय को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। मतलब सीधा है, अब एससी, एसटी या ओबीसी इन तीनों में से किसी के भी साथ उनकी जाति के आधार पर गलत बर्ताव करना भेदभाव माना जाएगा। अगर हम 2012 के पुराने नियमों से इनकी तुलना करें तो जमीन आसमान का फर्क है। पहले देखिए, सुरक्षा सिर्फ एससी एसटी स्टूडेंट्स को थी, अब एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्टाफ सब इसके दायरे में हैं। और हाँ, एक और बहुत बड़ा और शायद सबसे ज्यादा विवादित बदलाव ये है कि झूठी शिकायत करने पर जो पेनल्टी का प्रावधान था उसे हटा दिया गया है। और सिर्फ नियम नहीं बदले हैं, बल्कि कैंपस के अंदर पूरा एक नया ढांचा तैयार किया जा रहा है। अब हर इंस्टीट्यूशन में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा जहां शिकायतें सुनी जाएंगी। एक इक्विटी कमेटी होगी जो इन शिकायतों की जांच करेगी। हॉस्टल और कैंटीन जैसी सेंसिटिव जगहों पर नजर रखने के लिए इक्विटी स्क्वाड बनाए जाएंगे। और तो और एक 24/7 हेल्पलाइन और हर डिपार्टमेंट में एक इक्विटी एम्बेसडर भी हो। और ये पूरा प्रोसेस ये बहुत तेजी से काम करेगा। एक टाइमलाइन सेट कर दी गई है। जैसे ही कोई शिकायत दर्ज होती है, इक्विटी कमेटी को 24 घंटे के अंदर मीटिंग करनी होगी। फिर 15 वर्किंग डेज के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी और उस रिपोर्ट के आधार पर इंस्टीट्यूशन के हेड को अगले 7 वर्किंग डेज में एक्शन लेना ही होगा। अगर कोई फैसले से खुश नहीं है तो वो 30 दिन के अंदर अपील भी कर सकता है। तो ये तो हो गई नियमों की बात। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, वो बहस जो पूरे देश में छिड़ी हुई है। एक तरफ है वो जो इन नियमों का समर्थन कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो जो इसका विरोध कर रहे हैं। दोनों के अपने अपने तर्क हैं। सबसे ज्यादा गर्मा गर्म बहस हो रही है झूठी शिकायत पर सजा हटाने को लेकर। जो इसके समर्थक हैं उनका तर्क है कि ये बहुत ज़रूरी था। इससे जो असली पीड़ित हैं वो बिना इस डर की शिकायत कर पाएंगे कि अगर वो अपना केस साबित नहीं कर पाए तो कहीं उन्हें ही सजा ना हो जाए। लेकिन जो इसकी आलोचना कर रहे हैं उनका डर बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि ये तो किसी के हाथ में एक हथियार देने जैसा है। अब कोई भी अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए किसी पर भी झूठा आरोप लगा सकता है और उसे कोई डर नहीं होगा। दूसरा बड़ा मुद्दा है प्रोटेक्शन के दायरे का। मतलब ये नियम किसकी सुरक्षा कर रहे हैं? समर्थकों का कहना है कि एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों ने ऐतिहासिक रूप से और आज भी भेदभाव झेला है, इसलिए उन्हें इस सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है। पर आलोचक एक दूसरा सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि ये नियम तो पहले से ही मानकर चल रहा है कि जनरल कैटेगरी का व्यक्ति ही हमेशा आरोपी होगा और पीड़ित हमेशा दूसरी तरफ से। उन्हें कोई सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? और क्या जातियों के अंदर भी तो भेदभाव होता है, जैसे ओबीसी और एससी के बीच? उसका तो सवाल ये है कि इन नियमों से कैंपस का माहौल कैसा बनेगा? क्या वो ज्यादा सुरक्षित और समावेशी होगा या फिर डर और शक का माहौल बन जाएगा? समर्थक कहते हैं कि भाई इक्विटी स्क्वाड और सख्त निगरानी से जो वल्नरेबल स्टूडेंट्स हैं वो सेफ महसूस करेंगे। वहीं आलोचकों का मानना है कि इससे एक सर्विलेंस और डर का माहौल बनेगा। लोग आपस में नॉर्मल बातचीत करने से भी कतराएंगे कि कहीं उनकी किसी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश न कर दिया जाए। और अपने डर को सही साबित करने के लिए जो लोग इन नियमों का विरोध कर रहे हैं वो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि उस एक्ट के तहत कन्विक्शन रेट यानी सजा होने की दर काफी कम है, करीब 34 से 42% के बीच।
उनका तर्क है कि ये दिखाता है कि ऐसे सख्त कानूनों का दुरुपयोग हो सकता है और उन्हें डर है कि यूजीसी के इन नए नियमों के साथ भी ऐसा ही होगा। अब जरा कैंपस की इस बहस से बाहर निकल कर देखते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में न्याय, राजनीति और इन नियमों को लागू करने की जो चुनौतियां हैं वो भी बहुत मायने रखती हैं। कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट का ये भी मानना है कि इसकी टाइमिंग और दायरे के पीछे राजनीति हो सकती है। उनका कहना है कि ओबीसी समुदाय को इसमें शामिल करना केंद्र सरकार का एक पॉलिटिकल मूव हो सकता है, ताकि विपक्ष के कुछ इनिशिएटिव्स को काउंटर किया जा सके और एक बड़े वोटिंग ब्लॉक को साधा जा सके। और देखिए, यूनिवर्सिटीज पर भी बहुत बड़ा प्रेशर है। अगर वो इन नियमों को लागू नहीं करते हैं तो उनकी फंडिंग रोकी जा सकती है या उनकी मान्यता भी रद्द हो सकती है। अब आलोचकों को इसी बात की चिंता है कि कहीं इस दबाव में आकर यूनिवर्सिटीज सिर्फ सजा से बचने के लिए जल्दबाजी में और बिना पूरी जांच के एक तरफा फैसले न लेने लगे। तो आखिर में हम उसी सबसे बड़े सवाल पर वापस आ जाते हैं, न्याय और दुरुपयोग के डर के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। एक ऐसा सिस्टम कैसे बने जो असल पीड़ितों को न्याय दिलाए, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करे कि इसका इस्तेमाल किसी बेगुनाह को फंसाने के लिए ना हो। ये वाकई एक बहुत मुश्किल सवाल है और इसका जवाब ढूंढना ही शायद इस पूरी बहस की सबसे बड़ी चुनौती है।